वो घर आया तो रू रोज़ की तरह उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो पहले ही उसे फ़ोन करके बता चुका था कि आज वो जल्दी नहीं आएगा क्योंकि उसके साथ काम करने वाले वर्कर का बर्थडे है। मैंने कहा था ना, खाना खा के सो जाना तुम, अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो। वो उससे करीब आकर पूछने लगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए। वो उठकर उसके पास आ गई। बहुत वक्त हो चुका है रू, उसे खींचकर अपने करीब करते हुए कहा। आप शराब पी के आए हैं? उससे बेयकीनी से पूछा। शायद वो नोट न कर पाती, लेकिन उससे पहले वो कभी उसके इस तरह से करीब नहीं आया था और उसकी आवाज़ में खुमार था। हाँ, बिल्कुल थोड़ी सी। अपने होंठ से उसका माथा चूमते हुए बोला। आप जाएं, आराम करें। रूह को अपनी बाहों में लिए यारम की गुस्ताखियां बढ़ती जा रही थीं। उसके माथे को अपने लबों से छूते यारम ने उसके बाल खोल दिए। मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। रूह ने अपना हाथ उससे कंधों पर रखकर उसे खुद से दूर किया। और अगर आज मैं तुम्हें खुद से दूर जाने की इजाज़त ना दूँ तो? उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊंचा करके पूछा। ये क्या हो गया है आज आपको? कहीं प्यार तो नहीं हो गया मुझसे? लगता है मेरी दुआ पूरी हो गई। रूह ने मुस्कुराते हुए पूछा। प्यार? प्यार तो तुम्हें देखते ही हो गया था। उस दिन जब तुम बिना बताए कहीं चली गई, उस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। और आज इश्क हो गया है। और अगर इश्क हो जाए तो दूरी नामुमकिन हो जाती है। मेरे प्यार और मोहब्बत ने बहुत सब्र किया, लेकिन क्या करूं, ये इश्क बेसब्रा है। ये तुम्हारी हाँ का इंतज़ार नहीं करेगा। एक ही झटके से खुद से करीब करते हुए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। यारम, मेरी बात सुने। वो उसे अपने वाले कमरे में लेके आया था। उसे बेड पर लेटाकर खुद भी उसके बिल्कुल करीब लेट गया। यारम। नहीं, आज कुछ मत बोलो। आज से तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, यारम काज़मी की। आज मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं अपने प्यार पर कंट्रोल कर सकता था, लेकिन तुमने दुआएं मांग मांग कर मुझे खुद से इश्क करने पर मजबूर किया। अब तुम्हें मेरा होना होगा हमेशा के लिए। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब तर कर लिया। रूह के बाल उसके चेहरे पर बिखरने लगे। उसे फूंक मारकर उसके चेहरे से बाल हटाए। वो खिलखिलाई थी। ऐसे ही तिलिस्म पढ़ पढ़ कर तुमने मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर किया है। मुझे भी तो बताओ, ये कौन सा तावीज़ इश्क है? मैं तो नहीं बताऊंगी, रूह ने शरारत से कहा, जबकि हाथ दोनों यारम के हाथों में कैद थे। मत बताओ रूहे जान, आज यारम काज़मी अपने सारे सवालों के जवाब खुद ले लेगा। उसे खुद भी झुकते देखकर रूह ने अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, जब रूह के हाथ से कांच की चूड़ियां टूटी और अगले ही लम्हे यारम ने उसे खुद से दूर फेंका। अचानक इस झटके के लिए रूह तैयार ना थी। बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकली। फिर शर्मिंदा से होकर यारम को देखने लगी, जो बेयकीनी से देख रहा था। यारम, मेरा वो मतलब नहीं था। इससे पहले कि रूह उससे कुछ कहती, वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। या खुदाया, ये क्या करने जा रहा था मैं? जिस काम से मुझे नफरत है, जिस चीज़ से मुझे घिन आती है, वही काम मैं रूह के साथ करने जा रहा था। मैं रूह के साथ जिना करने जा रहा था। मैं उस लड़की के साथ ज़्यादती करने जा रहा था, जिसे देखते ही मेरे दिल की दुनिया बदल गई। जिसे देखते ही मैंने खुद से वादा किया था कि उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो फ्लैट से बाहर निकल आया और अपने फ़ोन से हिसर को कॉल मिलाने लगा। कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं और शारिफ अभी लैला के क्लब से वापस आए हैं। क्यों हैरियत? ऐसा करो, एक मौलवी पकड़ो, उसे लेकर मेरे फ्लैट पर आ जाओ। मौलवी क्यों? हैरियत है ना? इस वक्त मैं मौलवी का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? इस वक्त तो कोई मौलवी नहीं आएगा। मैंने नहीं कहा मौलवी आएगा या नहीं। उसके सर पर बंदूक रखो, अपने साथ लेकर यहाँ आओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, और अपने साथ कुछ गवाह भी ले आना। वो फ़ोन बंद कर चुका था। मौलवी का इंतज़ाम करना उन दोनों का काम था। क्या मेरी मसम्मत की वजह से चले गए? क्या वो मुझसे मायूस हो गए हैं? अल्लाह जी, ना जाने कितना नाराज़ हुए होंगे। मुझसे मैं कैसे मनाऊंगी? अभी तो सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, मैंने ख़राब कर दिया। क्या ज़रूरत पड़ी थी मुझे हाथ छुड़वाने की? मैं क्या करूं? क्या बाहर जाके देखूं? नहीं नहीं, अगर ज़्यादा गुस्से में हुए तो फिर से थप्पड़ लगा देंगे। हाँ, तो काम भी तो थप्पड़ खाने वाला किया है मैंने। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी कि बाहर कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगी। ये इतनी रात को कौन आया है? इससे पहले कि वो खुद उठकर देखती, यारम वापस कमरे में आया। उसे वापस कमरे में आधा देख वो फ़ौरन उसके करीब आई।
यारम, सच्ची मेरा ये मतलब नहीं था जो आप समझे। मैं आपको खुद से दूर नहीं कर रही थी। मैं तो बस अपना हाथ। सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। उसके सीने से लगी वो बुरी तरह रो रही थी। सुनो, मेरी बात सुनो। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए कहने लगा। मैं समझ सकता हूँ, इस तरह से फ़ोन पे हुए निकाह को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। जानता हूँ तुम उस निकाह को कबूल नहीं कर पा रही, इसीलिए तुमने खुद को मुझसे दूर किया। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हमारा दोबारा निकाह होगा, और वो भी आज ही। चलो बाहर आओ, मैंने गवाह और निकाह ख्वाह को बुलाया है। दोबारा निकाह? हाँ, दोबारा निकाह। अब दुपट्टा सर पर लो और बाहर चलो। उसका दुपट्टा खुद उसके सर पर डालता उसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। वो बहुत सारे लोग थे और तकरीबन सभी यारम के काम करने वाले थे, और तकरीबन सभी हैरान और परेशान खड़े थे। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान तो लैला थी। मौलवी साहब, निकाह की रस्म शुरू करें। यारम ने ऑर्डर दिया। 1 मिनट, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मेरे साथ आना। हिजर ने उसे कहा और यारम कमरे में आ गया। जल्दी बोलो। यारम ने उसके पीछे आकर कहा। डेविल, ये लड़की पहले से किसी के निकाह में है, और निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, पहले उसकी तलाक करवाओ, फिर तुम्हारा निकाह जायज़ होगा। इस तरह से निकाह नहीं हो सकता। हिजर ने रूह से निकाह की वजह ना पूछी थी। वो खुद ही उसकी आंखों में उसके लिए चाहत देख चुका था, और आज से नहीं, ना जाने कितने दिनों से वो रूह के लिए उसकी फिक्रमंदी देख रहा था। वो उसके लिए जज्बात रखता है, ये बात हिजर पहले ही समझ चुका था। वो आदमी मर गया हिजर, मैंने मार दिया उसे। शारम ने एक और धमाका किया। क्या? लेकिन क्यों? हम सीधे तरीके से उससे बात कर सकते थे। तुम्हें उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? उसने मुझसे मेरी रूह को छीनने की कोशिश की। उसे जीने का कोई हक नहीं था। रूह उसके निकाह में थी, तुमसे मिलने से पहले ही। हिजर ने छुपा छुपा कर कहा। अब तो हो गया ना जो होना था। अब मेरी होने वाली बीवी बाहर मेरा इंतज़ार कर रही है। इतना कहकर यारम रुका नहीं, बल्कि कमरे से बाहर निकल गया। हिजर बेबसी से कदम उठाता उसके पीछे आया। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म अदा हुई। लैला आंखों में आंसू लिए उसके निकाह में शामिल थी। मौलवी साहब ने पहले यारम का निकाह पढ़वाया और फिर रूह की तरफ आए। रूह नूर वल्द अहमद खान, आपका निकाह सैयद यारम काज़मी वल्द सैयद इब्राहिम काज़मी के साथ 50 लाख सिक्का रायचुल वक्त करार पाया है। क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज रूह के कान में गूंज रहे थे। उसने बेयकीनी से सामने देखा, जहाँ यारम उसे नजरों के हसार में लिए बैठा था। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने फिर से पूछा। यारम जरा सा मुस्कुराया था और उसे नजरों से बोलने का इशारा किया। कबूल है। उसके चेहरे को देखते वो खोए हुए लहजे में बोली थी। वो खुलकर मुस्कुराया था। सवाल फिर से दोहराया गया। रूह ने वही जवाब दिया। निकाह की रस्म अदा हुई। सबने मुबारकबाद दी। लेकिन एक सवाल था जो रूह के जहन में गर्दिश कर रहा था। जब रूह का पहले निकाह हुआ था, तब अम्मी ने किसी शेख का नाम लिया था, लेकिन इस निकाह ख्वाह ने किसी शेख का नाम नहीं लिया। लेकिन इस वक्त तो होश ही कहाँ था, कुछ जानने का, कुछ समझने का। ये मौका तो उसे यारम ने दिया था। मौलवी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर लड़की पहले से शादीशुदा हो लेकिन उसका खावंद मर चुका हो, और वो किसी और के निकाह में आ जाए, तो क्या ये निकाह जायज़ है? यारम ने मौलवी साहब को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन उससे पहले हिस्सर ने मौलवी साहब के सामने सवाल रख दिया। यारम भी उससे करीब आकर खड़ा हो गया। तुमने अधूरी बात बताई मौलवी साहब को। हिजर, रुको, मैं पूरी बात बताता हूँ। अगर लड़की को धोखे में रखकर उससे झूठा निकाह कर लिया जाए, मेरा मतलब है कि फ़ोन पर निकाह किया जाए, बस एक तरफ की कार्रवाई मुकम्मल की जाए, फ़ोन पर लड़की को रिकॉर्डिंग सुनाई जाए, निकाहनामे पर जाली नाम से दस्तखत किए जाएं, वल्दियत भी गलत बताई जाए, पर निकाह, मेरा मतलब है झूठा निकाह होने से पहले ही वो आदमी मर जाए, तो क्या ये निकाह जायज़ है? हेज़र, तुम्हें इस तरह से ये सवाल पूछना चाहिए था। उसने हिस्सर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो हैरानगी से देख रहा था। नहीं, हरगिज़ नहीं, ये तो निकाह ही नहीं है। निकाह में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वल्दियत का ठीक होना है। दोनों तरफ से मुकम्मल कार्रवाई गवाहों के बिना पर की जाती है। हाँ बिल्कुल, लोग फ़ोन पर निकाह करते हैं, लेकिन मुर्दा इंसान निकाह कैसे कर सकता है? अगर सिर्फ उसकी आवाज़ थी लेकिन वो मर चुका है, तो ये निकाह हुआ ही नहीं। मौलवी साहब हैरान परेशान से निकाह की वारदात सुन रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया मौलवी साहब। आप चलें, गाड़ी में तशरीफ़ रखें। हेज़र अभी आपको आपके घर छोड़ आएगा। ये सब क्या था?
तुमने ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ तुमने कब जाना? वो आदमी कैसे मरा? जिस दिन रूह यहाँ पे आई थी, तुम्हें याद है? मैं शम्स से बात करने गया था, उसे समझाने गया था कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है। तुम जानते हो वो काम क्या था हिजर? शम्स शेख वहाँ पाकिस्तानी लड़कियों से जाली निकाह करके उन्हें यहाँ बुलाता था। जितनी खूबसूरत लड़की, उसकी उतनी ज़्यादा कीमत, और फिर उन्हें यहाँ लाकर बेच देता था। मैंने उसे समझाया कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए। उसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे हाथों मारा गया। शम्स इस जाली निकाह के लिए रमीज़ शेख का नाम इस्तेमाल करता था। जिस दिन मैंने पहली दफ़ा रूह को देखा, वो मासूम चेहरा मेरी दुनिया हिला गया हिजर। मैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरे मुस्तकबिल में अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं, लेकिन रूह ने मुझे मजबूर कर दिया। उससे मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। अब उसके बगैर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। वो हमेशा से अपनी हर बात उससे शेयर कर देता था। सारम के बाद हिजर उसके लिए बहुत खास हो गया था। ठीक है, मैं मौलवी साहब को छोड़ के आता हूँ, तुम भाभी के पास जाओ। बाकी बातें हम कल सुबह करेंगे, बहुत वक्त हो गया है। हिजर ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। भाभी, आज आखिरकार वो लड़की से भाभी बन ही गई थी। हाँ, अब उसे लड़की कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला। लेकिन लैला का क्या होगा? हिजर ने पूछा। मेहरबानी फरमाकर इस वक्त लैला का नाम लेकर मेरा मूड मत खराब करें। आप यहाँ से तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। यारम नाक से मक्खी उड़ाता हुआ निकल गया। सबको भेजकर उसे दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आया, लेकिन यहाँ रूह नहीं थी। यकीनन वो दूसरे कमरे में थी। मेरे दिल की दुनिया हिलाकर आप दूसरे कमरे में मुंह छुपाए बैठी हैं। ये तो बुरी नाइंसाफ़ी है। वो मुस्कुराता हुआ उसके कमरे में आया। वो बेड पे बैठी थी। तुम्हारे पास 2 मिनट है, जल्दी से दूसरे कमरे में आओ। वो दरवाजे से हुक्म जारी करता वापस पलट गया। अभी कुछ घंटे पहले भी वो उसकी बाहों में थी, लेकिन उसके हाथ छुड़ा आने की वजह से वो बुरा मान गया। पर अब तो रूह उसको नाराज़ करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वो अपना दिल मजबूत करती, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उसके कमरे तक आई। वो उसे अपने पीछे से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। उसने फ़ौरन पलट कर देखा तो वो दरवाज़ा बंद किए उसके सामने खड़ा उसे देख रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल उसके करीब आकर रुका और उसके कान के करीब झुका। तुम जो आ रहे हो पहलुओं में, अब होश किसे आएगा? ये इश्क ज़रा रुक तो सही, ये इश्क फना हो जाएगा। वेलकम टू माई लाइफ। मेरा बनने के लिए शुक्रिया। रूहे नूर से रूहे यारम बनने के लिए शुक्रिया। आज से तुम यारम की रूह हो, और अगर रूह यारम से दूर हो जाए तो यारम बेजान हो जाएगा। और मैं जानता हूँ तुम अपने यारम को कभी भी बेजान नहीं होने दोगी। मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? वादा करो मुझसे रूह, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। करो वादा। उसके बिल्कुल करीब खड़ा उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो उससे वादा मांग रहा था। रूह ने बस अपनी नसें झुकाईं। जब यारम की गिरफ्त अपने चेहरे पर ज़रा सख्त होती महसूस की, उससे यारम के हाथों पे अपने हाथ रखे। करो वादा कि मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वादा? वो बामुश्किल उसकी नज़रों की ताब ना लाते हुए बोली। थैंक यू सो मच रूह। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके कान में सरगोशी करते एक झटके से उसे अपने करीब तर किया। आज मेरी रूह को मेरी रूह करार देगी। आज तो तेरा यारम अपनी जान से जाएगा। यारम ने पूरे इस्तखाक से उसके लबों पर अपने लब रख दिए और उसका नाजुक सरापा अपनी बाहों में भरते हुए बेड पे उठा लाया। तुम्हें पता है रूह, तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश ना थी, लेकिन जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई, तुम्हें चाहना, तुम्हें प्यार करना, बस तुम्हें ही सोचना, तुम्हारा बन जाना। उफ, कितनी ख्वाहिशें दिल में जाग आई हैं। पता नहीं तुमसे पहले ये सारी ख्वाहिशात कहाँ सोई थीं। उसके चेहरे पर जा बेजा अपनी मोहब्बत के मोहर सब करता वो अब से अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने लगा। उसे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी औरत की कमी महसूस ना हुई थी, लेकिन रूह की ज़िंदगी में आने के बाद उसे हमेशा अपनी ज़िंदगी में रूह की कमी महसूस हुई। ये नाजुक सी लड़की कब उसके लिए इतनी खास हो गई, वो खुद भी नहीं जानता था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि जब रूह को पता चलेगा कि यारम वो शख्स है ही नहीं जिसके लिए वो इतनी दूर यहाँ आई है, वो तो बस उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुका था। उसे रूह चाहिए थी, किसी भी कीमत पर, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान से ही क्यों ना जाना पड़े। मगर ये तय था कि वो रूह का नाम अपने नाम से कभी अलग नहीं होने देगा। रूह सिर्फ उसकी है, सिर्फ उसी का हक है।
उस पर कोई रूह को सोचने के लिए, उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए यारम की इजाज़त लेगा। यारम की शिद्दों और जसारतों से घबराई थी, उसी की बाहों में बना लेती लड़की उसे दीवाना कर गई। यारम के हर अंदाज में रूह के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। वो उसके इश्क में डूबा, उस पर अपनी मोहब्बतों की बरसात कर रहा था। रात धीरे धीरे गुजर रही थी और हर गुजरते लम्हे के साथ रूह को अपना आप और भी हाथ लगने लगा। वो अपने आप को कभी मनहूस समझती थी। यारम की पनाहों में मताए जान से कम ना थी। वो उसकी बाहों में पुरसुकून नींद सो रही थी जब अजानों की आवाज़ गूंजने लगी। उठो मेरी जान, नमाज का वक्त हो गया। उसने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। यारम उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक पल न सो सका। रूह के सोने के बाद भी उसके जहन में बस एक ही बात चलती रही। क्या सच जानने के बाद वो उससे नफरत करने लगेगी? जिस तरह से उसके अपने उससे दूर हुए, वो भी दूर चली जाएगी। उसके जहन में उठते हर सवाल का जवाब नहीं था। वो कभी उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा, उसे कुछ भी पता नहीं चलने देगा। वो उसे कभी उन लोगों के पास वापस नहीं जाने देगा जहाँ से वो आई थी। अगर वो उन लोगों से कभी मिलेगी नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? यारम उसे उनसे दूर कर देगा जिनकी वजह से रूह उससे दूर हो सकती है। और ये फैसला करके वो कुछ हद तक पुरसुकून हो चुका था। उठ जाओ जान, ये ना हो कि तुम्हारी नींद की वजह से तुम्हारी नमाज कज़ा हो जाए। फिर कहोगी कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, जबकि मैंने तो तुम्हें तंग भी ज़्यादा नहीं किया। उसके कानों में सरगोशी करते उसके कान की लो चूमता मुसलसल उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। मुझे नहीं पता था इतनी खतरनाक नींद है तुम्हारी, वरना तो तुम्हारी नींद से बहुत सारे फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। तो फिर क्या ख्याल है? वो जो मज़े से नींद में उसकी बातें सुन रही थी, उसे वापस रात वाली टोन में आता देखकर फ़ौरन उठकर बैठ गई। मुझे नमाज़ पढ़नी है। इससे पहले कि वो दोबारा उसके होश ठिकाने लगा था, वो भागकर वॉशरूम में बंद हो गई। अब तो तुम्हें भागकर भी मेरे ही करीब आना है। उठकर बैठा और बेड की क्रोन से टेक लगाता हुआ वॉशरूम के दरवाजे को देखता रहा। रूह फ्रेश होकर बाहर आई तो उसे देख रहा था। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। आप अगर मुझे ऐसे ही देखते रहेंगे तो मैं बाहर जाकर नमाज अदा करूंगी। वो हल्का सा मिनमिनाई। नोट कर रहा हूँ, कल रात से तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। ऐसा भी क्या हो गया रात में? वो शरारती अंदाज अपनाए उसे नजरों के आसार में ले लेता हुआ पूछ रहा था। मैं बाहर जा रही हूँ। शर्माती हुई चाय नमाज उठाकर बाहर जाने लगी। अरे यार, मैंने क्या कहा, बस पूछ ही तो रहा हूँ कि ऐसा क्या हो गया रात में। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, तुम आराम से नमाज पढ़ो। वो मुस्कुराते हुए नज़र पूरे कमरे में घुमाने लगा। वो काफ़ी देर खड़ी उसे देखती रही, लेकिन वो उससे बिल्कुल बेनियाज ज़ाहिर होने की कोशिश कर रहा था। रूह ने वहीं चाय नमाज बिछाई और नियत बांधी। उसे मुकम्मल नमाज से मसरूफ़ देखकर एक बार फिर से उससे जान लिटाती नज़रों से देखने लगा। उसे लगा था कि वो 5-7 मिनट में नमाज से फारिग हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नमाज तो फ़ौरन ख़त्म हो गई, लेकिन ये दुआ थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद वो दुआ मांगकर चाय नमाज उठाने लगी। मैं तो मिल गया तुम्हें, अब क्या मांग रही थी अल्लाह से? उसने शरारत से पूछा। मांग नहीं रही, थैंक यू बोल रही थी। उन्होंने मेरी सुन ली तो थैंक यू तो बनता है ना। मुस्कुराकर उसे जवाब देती वो उसके लिए नाश्ता बनाने बाहर निकल गई। वो नाश्ता बनाकर लाई तो यारम शॉवर ले चुका था। उसने नाश्ता टेबल पर लगाया, जबकि यारम शीशे के सामने खड़ा उसे देख रहा था। रूह का सारा ध्यान नाश्ता लगाने पर ही था। कल से आज वो उसे अपने दिल के ज़्यादा करीब लग रही थी। इतनी सुबह नाश्ता कौन करता है? वो उससे पूछने लगा, जबकि वो खुद भी जानता था कि वो उससे छुपने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी। उसके मुंह में जो कुछ आया कहने लगी। हाँ यार, भूख तो बहुत लगी, लेकिन खाने के लिए नहीं, प्यार करने के लिए। खींचकर उसे अपने करीब करते उसके बालों में मुंह छुपाते हुए बोला। रूही तो जैसे चांद पर बनाई थी उसे रात के रूप में वापस आते देखकर। लेकिन मुझे खाने के लिए भूख लगी है, उससे अपना आप छुड़ाते हुए बोला। तो मुझे खा जाओ, तुम मुझे खा लो, मैं तुम्हें खा लेता हूँ, दोनों की भूख खत्म हो जाएगी। उसने एक बार फिर से उसे अपने करीब करते हुए उसको गिरफ्त में लिया और बांसुओं का घेरा तंग किया। मुझे ये डिश पसंद नहीं, मैं नहीं खाती। उसने फिर अपना आप छुड़ाना चाहा। ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी है। ये कहते हुए वो उसके लबों पर झुका और पूरे इस्तेकाक से अपने आप को सैराब करने लगा। फिर जब उसके लबों को आज़ाद किया तो उसके चेहरे पे अपनी संगत के रंग
देखने लगा, जहाँ बिखरी हया और सुर्खी उसे सुकून दे रही थी। कैसी लगी? अगर चाहो तो ये डिश तुम्हें रोज़ मिल सकती है, और अगर ना भी चाहो तो भी ये डिश तुम्हें रोज़ ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये डिश मेरी फेवरेट है। उसके नर्म और नाजुक गुलाबी लबों को अंगूठे से सहलाते हुए बोला, लगता है आपने नाश्ता नहीं करना। वो अपनी शर्म और हया छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मैंने तो कर लिया नाश्ता, और यकीन करो इससे ज़्यादा मज़ेदार आज तक नहीं किया। वो सोमानी अंदाज में बोला, और जो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। वो उससे नसें चुराते हुए बोली, जबकि हाथ कभी दुपट्टा घुमा रहा था तो कभी नाखून मुंह जा रहे थे। वो उसकी हालत से महसूस हो रहा था। अच्छा यार, करते हैं नाश्ता, आओ बैठो। उसने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और खुद सामने बैठ गया। वैसे तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। नाश्ता करते हुए उसने फिर से उसे मुखातिब किया। कौन सी बात का जवाब? वो नासमझी से पूछने लगी। अरे वो ही कि कल तो तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि ये बंद हो गई? वो शरारत से पूछ रहा था, जबकि नाश्ता करते हुए उसके हाथ कांपे। अच्छा अच्छा, सॉरी, सुकून से नाश्ता करो, मैं कुछ नहीं कहता। वो हंसते हुए बोला, आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं करना आपके साथ नाश्ता। वो उठकर बाहर जाने लगी, जब यारम ने उसका हाथ थाम लिया। कल रात तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी, तो अब क्यों जा रही हो? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। बाहर जा रही हूँ, कोई पाकिस्तान वापस नहीं जा रही। रू ने बताना ज़रूरी समझा। पाकिस्तान वापस तो अब तुम कभी जा भी नहीं सकती, लेकिन मुझे छोड़कर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती। तुम्हें मुझसे दूर जाने की यहाँ बाहर भी इजाज़त नहीं है। आराम से बैठो और नाश्ता करो। वो बिल्कुल सीरियस होकर बोल रहा था। रू को उसके अंदाज से 1 महीने पहले वाले वो थप्पड़ याद आए, तो फिर से एक बार उसके करीब ही बैठ गई। अच्छा ना मेरी जान, अब मैं मजाक नहीं करता, लो करो नाश्ता। वो उसे अपने हाथ से खिलाने लगा। नाश्ता करने के बाद वो बर्तन उठाकर किचन में गई तो वापस ही ना आई, तो वो खुद ही उसे ढूंढता हुआ किचन में आ पहुंचा। ये जो मुझसे छुपने की कोशिश हो रही है ना, ये बिल्कुल बेकार है। तुम चाहकर भी मुझसे छुप नहीं सकती, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ। तुम्हारा यारम तुम्हें हर जगह से ढूंढ निकालेगा। मैं क्यों छुपने लगी आपसे? मैं तो काम खत्म कर रही हूँ। वो मुस्कुराई थी, लेकिन सच तो ये था कि कल रात के बाद वो उसकी बेबाक नज़रों से छुप जाना चाहती थी। उसकी नसें उसे नसें झुकाने पर मजबूर कर देती। अच्छा, आज से पहले तो इतना काम नहीं था यहाँ पर। तुम 2 घंटे से यहाँ घुसी, आखिर कर क्या रही हो? वो जांचती नज़रों से उसे देखते हुए पूछने लगा। मैं सफाई कर रही हूँ, उससे पूरे किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? जाइए, जाकर तैयार हूँ, आपने अपने काम पर नहीं जाना। उसे नसें चुराते हुए कहा। नहीं, शादी की पहली सुबह कौन पागल काम पे जाता है? मैं तो अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। उससे अपना फैसला सुनाते हुए कहा। नहीं नहीं, आपको जाना चाहिए, बहुत सारे काम हैं, आपको नुकसान हो जाएगा। मैं तो यही हूँ। वो जल्दी जल्दी बोली थी, क्योंकि इससे पहले यारम एक दिन भी उसके पास घर पे ना रुका था। और उससे जब पूछा क्या वो बहुत बिजी है अपने काम में, तो कहने लगा उसके पास बहुत काम है, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। अरे भाड़ में जाए काम, मैं तो अपनी बीवी के पास रहूँगा। मैं अपनी बीवी के साथ चंद दिन भी ना गुजार पाऊँ तो इतना काम करने का क्या फ़ायदा? वो मोहब्बत से उसके गाल चूमते हुए बोला, जबकि वो अपने गाल पे हाथ रखे उसे देखने लगी। वो तुम्हारे गाल पे सुर्खी थोड़ी कम हो गई थी, मैंने सोचा लगा दूँ। वो मुकम्मल शरारती अंदाज में बोला। चंद दिन? वो उसकी हरकत को इग्नोर करते हुए पूछने लगी। हाँ यार, हनीमून पे जाना है, तुम्हें घुमाने फिराने में तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेके जाऊंगा, जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ। बहुत पुरसुकून जगह है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। वो आप सारा वक्त मेरे साथ होंगे? वो कुछ सोचते हुए पूछने लगी। हाँ बेबी, हनीमून पे मियाँ बीवी दोनों हर वक्त साथ होते हैं, और तुम्हें तो वैसे भी अब मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा। रू अपने ध्यान में ये नोट ही ना कर पाई कि वो कब उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हुआ और उसके गिर्द बाजू खाइल करते हुए उसे अपने मज़ीद करीब किया। जानती हो रू, मैंने कभी अपने लिए तुम्हारी जैसी लड़की के बारे में नहीं सोचा था। मैंने तो कभी भी शादी ना करने का फ़ैसला किया था, और अगर करता भी तो अपनी जैसी किसी लड़की से। लेकिन देखो ना, मुझे मिला भी तो कौन? तुम, मासूम सी प्यारी सी गुड़िया जैसी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी नहीं की, फिर अल्लाह ने तुम जैसी परी मेरे नसीब में कैसे लिखती? मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना?
वो उसके कंधे पर झुका, सर रखे, आंखें बंद किए बोल रहा था, अगर मैं जाना चाहूँ तो भी क्या आप मुझे जाने देंगे? रू शरारत से बोली, जबकि कल से अब तक वो 1000 बार उसे कह चुका था कि वो कभी उसे खुद से अलग नहीं होने देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तुम मेरी हो और मैं अपनी कोई भी चीज़ खुद से दूर नहीं जाने देता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तुम खुद भी चाहो तो भी मुझसे दूर नहीं जा पाओगी। यारों, आज आप बहुत खुश हैं ना? हाँ, बहुत। जवाब मुख्तसर था, मगर जसारतें बढ़ती जा रही थीं। आपकी इस खुशी में मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगे ना? तुम जान मांग लो। वो उसका माथा चूमते हुए बोला, वो तो है ही मेरी, उसे मांगने की क्या ज़रूरत है? वो इतराई थी। तो फिर क्या चाहिए? यारम ने उसका दुपट्टा खींचते हुए कहा, प्लीज़ मुझे घर फ़ोन करने दे। वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, मगर वो उसकी सुन कहाँ रहा था। वो तो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए उसे महसूस करने में मसरूफ़ था, या शायद सुनकर इग्नोर कर गया था। आई लव यू सो मच। उसका चेहरा अपने हाथों में लिए वो एक बार फिर से उसके लबों पर झुका। यारम, मेरी बात सुने। वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता मदहोश होने लगा। फिलहाल तुम सुनो, ये धड़कन क्या कह रही है? उसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला, ये दिल तुमसे कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। इसे जवाब दो, इसकी बात सुनो। उससे अपने बेहद करीब किए वो उसकी सांसें उथल पुथल कर चुका था। उसे बाहों में उठाए अपने कमरे में ले आया और उसे बेड पर लिटाकर उस पर झुका। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में बात करो, मुझसे प्यार करो। मुझे आज तक ऐसा शख्स नहीं मिला जो मुझसे मोहब्बत करता हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो ना? उसकी आंखों में आंखें डाले पूछने लगा। खामोश क्यों हो? बोलो ना, करती हो ना मुझसे मोहब्बत? वो उससे हल्का झुंसा झुंझोड़ कर बोला, हाँ, करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। वो नसें झुकाते हुए बोली, जबकि उसका इजहार सुनकर वो सरशार सा होकर उस पर झुका। आई लव यू। उसके चेहरे पर जा बजा अपनी मोहब्बत की मोहर सप्त कर वो उसे दुनिया की सोचों से दूर ले गया। उसका फ़ोन 2 बार बजकर बंद हो चुका था, जबकि वो गहरी पुरसुकून नींद सो रहा था। रूह बाहर सोफे पे बैठी टीवी देखने में मसरूफ़ थी, जबकि उसे पता था कि यारम का फ़ोन बज रहा है, लेकिन इस वक्त वो यारम का बिल्कुल सामना नहीं करना चाहती थी। उससे तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई उससे इतनी मोहब्बत करेगा। यारम सिर्फ कहता नहीं था, बल्कि सच में उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो एक ही रात में मगरूर हो गई थी। फ़ोन 2 बार बज बज कर बंद हो गया। फ़ोन भी यारम की गहरी नींद तोड़ने में नाकामयाब रहा था। अब बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा तो अगला बंदा खुद ही समझ जाए कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा। ज़रूर वो बिज़ी होगा, या शायद उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ढीठ बन के फ़ोन करता ही रहेगा। ना जाने कौन है ये। बाहर टीवी देखते मसरूफ़ अंदाज से बोली। बहुत देर तक इंतज़ार करती रही कि शायद यारम फ़ोन उठा ले, लेकिन उसने तो आज कसम खा रखी थी। फिर मजबूर होकर कमरे में आई। यारम, मुझे, कब से आपका फ़ोन बज रहा है? वो जो दरवाजे से बोलती हुई आई थी, अंदर यारम को देखा तो उसके हाथ में फ़ोन था, जो वो अपने हाथ में उल्टा सीधा घुमा रहा था। अरे, आप जाग रहे हैं तो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? बेचारा ना जाने कब से फ़ोन कर कर के हलकान हुए जा रहा है। मैंने कल इन कमीनों को समझाया भी था कि आज के दिन मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन इन्हें देखो, मजाल है जो एक भी काम खुद से कर लें। वो फ़ोन को गुस्से से घूरते हुए बोला, हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी काम हो, आपको बात कर लेनी चाहिए। वो कहते हुए उसके बिल्कुल करीब आ गई थी। बिल्कुल भी नहीं। आज का सारा दिन मैं अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब बंदा सुकून से अपनी मैरिज लाइफ भी इंजॉय ना कर सके तो फ़ायदा क्या है इस सब का? जो भी है खुद संभालेंगे। इतने नन्हे काके नहीं। वो मेरी टीम के सभी लोग बहुत एक्टिव हैं। यारम ने कहते हुए रूह को अपनी तरफ खींचा। वो उसके साथ ही एक बार फिर उसका फ़ोन बजने लगा। रूह खिलखिलाकर हंसी, लेकिन यारम जल्दी से फ़ोन काटकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? उसे एक बार फिर से अपने करीब करते हुए कहा, यारम उठा लीजिए ना फ़ोन, कोई ज़रूरी काम होगा। रूह ने इतने प्यार से कहा कि यारम का दिल चाहा कि फ़ोन करने वाले की जान निकाल दे। जान, इस वक्त तुमसे ज़रूरी कुछ नहीं है। उसका हाथ अपने होंठों के करीब ले जाते हुए फ़ोन फिर से बजा, और इस बार गुस्से से यारम का चेहरा सुर्ख होने लगा, जिसका अंदाज़ा रूह ने बआसानी लगाया था। कौन मर गया है जो तुम लोग थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? यारम बोला नहीं बल्कि फनकारा था। अभी तक तो कोई नहीं मरा।
अगर तुम कुछ देर में अस्पताल ना पहुंचे तो लैला ज़रूर मर जाएगी। फ़ोन से शारफ की आवाज़ उभरी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वो अभी भी गुस्से में था। रात लैला बहुत डिस्टर्ब थी तुम्हारे निकाह की वजह से। उसने अपने क्लब में ड्रग्स ओवरडोज ले लिया है, जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में है। तुमने उसके साथ ठीक नहीं किया यारम। तुमने उसकी मोहब्बत का ये सिला दिया। शारफ ने दुख से कहा। मैं आ रहा हूँ। उसने बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने कहा था ना, कोई ज़रूरी काम होगा, वरना कोई इस तरह से आपको बार बार डिस्टर्ब क्यों करता। आप जाएं, फ्रेश हूँ, तब तक मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। यारम ने हाँ में सर हिलाया और उठकर वॉशरूम चला गया। वो चेंज करके जाने लगा। आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर लो अंदर से। उससे रू को पुकारा तो रू उसके साथ ही बाहर तक आई। जब यारम जाते जाते पलटा, एक किस मिल सकती है? वो जो कब से सीरियस शक्ल बनाए हुए था अब पलट कर बोला तो रू अचानक ही नर्वस होने लगी। नहीं, आप जाएं ना अपने काम पर। वो कंफ्यूज होकर बोली। तुमने मुझे इनकार किया और तुम चाहती हो मैं ऐसे ही चला जाऊं? वो बिल्कुल सीरियस लग रहा था। शराफत से तुम खुद मुझे किस कर दो, क्योंकि अगर मैंने किया तो तुम्हें शरीफ नहीं लगेगा, और हो सकता है मेरा अंदाज भी तुम्हें पसंद ना आए। अब बिल्कुल उसके करीब वो खड़ा था, जबकि रू समझ नहीं पाई कि वो धमकी दे रहा है या फरमाइश कर रहा है। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मुंह बनाकर बोली। हाँ बेबी, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, और अगर तुम नहीं चाहती कि मैं मज़ीद बुरा होकर यहाँ रुक जाऊँ तो मुझे। उससे अपने होंठों की तरफ इशारा किया, जबकि वो बुत बनी नसें ज़मीन पर गाड़े हुए थी। फाइन। वो एक कदम उठाता अंदर की तरफ बढ़ा। नहीं नहीं, आप जाएं अपने काम पर। रू उसकी नीयत देखकर फौरन बोली। ठीक है। फिर वो उससे करीब झुका। आंखें तो बंद करें, खुद को घूरते पाकर बोली, डिम्पल नुमाया हुए। जो हुक्म मेरी जान। वो आंखें बंद करते हुए बोला और एक बार फिर से उससे करीब झुका। मरती क्या ना करती, उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और फिर आहिस्ता से अपने कपकपाते हुए होंठों को उसके माथे पर रखा। डिम्पल मसीद गहरे हुए। इससे ज़्यादा तुमसे उम्मीद भी नहीं थी है। थैंक यू सो मच। और रू की थोड़ी चूमता मुस्कुराता हुआ निकल गया। रू ने सुकून का सांस लिया। वो सीधा हॉस्पिटल आया और धड़ल्ले से दरवाज़ा खोलता हुआ अस्पताल के कमरे में आया जहाँ लैला थी। शार्फ और हिसर पहले से ही यहाँ मौजूद थे। वो तेज़ी से लैला की तरफ आया जो बेड पर बैठी हुई थी। उससे लैला को गर्दन से पकड़ा और वहीं बेड पर लिटा दिया, जबकि शार्फ और हिसर तेज़ी से उसकी तरफ खड़े थे, जिन्हें इशारे से रोकता हुआ बोला। अगर एक भी कदम आगे की तरफ बढ़ाया तो तुम दोनों के पैर काटकर दुबई की सड़कों पर भीख मंगवाऊंगा। और तुम्हें बहुत शौक है मरने का? हिजर, मेरा रिवॉल्वर दो, मैं एक ही बार इसकी जान निकालता हूँ। कहा था तुम्हें कि ये सारे ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सख्ती से उसकी गर्दन पर हाथ जमा हुए फनकार रहा था। डेविल, वो मर जाएगी। शारफ चिल्लाया था। मेरा सांस बंद हो रहा है। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की। हाँ, तुम तो मरना चाहती हो ना, मैं तुम्हारी मौत आसान कर रहा हूँ। प्लीज़ छोड़ो मुझे, मेरा सस। लैला ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गर्दन पर दबाव होने की वजह से बोल नहीं पाई। बेकार में ड्रग्स लेने की क्या ज़रूरत थी? मेरे पास आ जाती मैं खुद गोली मार देता। उससे एक झटके से लैला को छोड़ा तो वो दूर जाकर बेड से ज़मीन पर गिरी। लैला, मेरे साथ ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर इसके बाद तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और प्लीज़, अगर तुम्हें खुदकुशी करने का बहुत शौक है तो मेरे पास आओ। तुम्हें पता है मुझे इस तरह से मौत देने में बहुत मज़ा आता है। तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया डेविल। मैं तुम्हारी बीवी को सब बताऊंगी। जब उसे पता चलेगा ना कि तुम एक डॉन हो, एक कातिल हो, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। ना जाने लैला में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि वो बोल उठी। वो उसके पास ज़मीन पर आ बैठा और एक झटके से उसे बालों से पकड़कर सीधा किया। मैं तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। तुम्हें वो मौत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिली होगी। तड़प तड़प कर मरोगी। क्या करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा गोली मार दोगे, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बीवी को ज़रूर बताऊंगी। अगर मुझे सुकून नहीं, मुझे करार नहीं, तो तुम्हें क्यों लेने दूँ? वो आंखों में आंसू लिए बोली। जानती हो लैला, जिंदा इंसान को ज़मीन के अंदर कैसा महसूस होता है? नहीं ना, मैं बताता हूँ। फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें एक ताबूत में बंद करके जंगल में ज़मीन के अंदर दफना रहा हूँ। वहाँ तुम्हें सांस नहीं आएगी। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी सांस रुकने लगेगी। तुम ताबूत के अंदर हो, मैं तुम पर मट्टी फेंक रहा हूँ।
तुम अंदर से चिल्ला रही हो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे निकालो, मुझे यहाँ से, मेरी सांस रुक रही है, तुम्हें ज़मीन के अंदर दफन करके मैं जा चुका हूँ। वो बिल्कुल उसके करीब बैठा बता रहा था। वो बहुत गौर से सुन रही थी क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। वहाँ जंगली कुत्ते किसी के जिस्म की खुशबू सूंघकर तुम्हारी कब्र के ऊपर घूमने लगेंगे। इतने में वहाँ के शेर भी इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान कर पहुँचेंगे और कुत्तों को मारने लगेंगे। अगर तुम्हें कुत्ते खाएंगे तो शेर अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? डेविल, ये तुम क्या कह रहे हो? प्लीज़ चुप हो जाओ। कब्र के अंदर आती खौफनाक आवाज़ें तुम्हें खौफजदा करेंगी। लैला ने अपने दोनों हाथ कानों पर रखने चाहे, लेकिन इससे पहले ही यारम ने उसके हाथ थाम लिए। वो इंसानी जिस्म की खुशबू पहचान के गुर्राने लगेंगे। पूरा जंगल खौफनाक जानवरों की आवाज़ों से गूंजने लगेगा। कब्र के अंदर तुम्हारी सांस रुक रही होगी। तुम खुद भी अपनी सांसों की आवाज़ नहीं सुनना चाहोगी। कहीं वो जंगली जानवर तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुम्हें ज़मीन से निकालकर चीर फाड़ ना दे। फिर ज़मीन के अंदर की महलूक, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू तुम्हारे जिस्म पर रेंगे। प्लीज़ बस कर दो डेविल, लैला ने रोते हुए कहा। तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा कि ताबूत के अंदर वो कहाँ से तुम्हारे जिस्म पर पहुँचे। बस बस प्लीज़ मुझे कुछ मत बताओ। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी। बस तुम्हारी बीवी को कुछ नहीं बताऊँगी। अपने ऊपर रेंगते जानवरों को महसूस करके वो चिल्लाई थी। अगले ही लम्हे यारम ने उसका मुंह अपने हाथ में दबोचा। अगर तुमने रूह को मुझसे दूर करने के बारे में सोचा भी ना, तो मैं तुम्हारी मौत को इस तरह से सोचूंगा कि तुम्हारे इन सपोर्टर्स की आने वाली 1000 नस्लें कांप उठेंगी। उससे सामने खड़े हिसर और शारिफ की तरफ इशारा किया। मुझे ब्लैकमेल करना इतना भी आसान नहीं है लैला। उसने एक झटके से लैला को पीछे की तरफ छोड़ा। इस सीने में दिल सिर्फ रूह के लिए धड़कता है। बाकी दुनिया के लिए मैं वही डेविल हूँ जिसके हाथ आज तक नहीं कांपे। जबकि बाहर बेंच पे बैठी मासूमा बुरी तरह से कांप रही थी। डेविल, मैं इस सब में शामिल नहीं हूँ। मुझे नहीं पता लैला ने ये सारा ड्रामा क्यों किया। मुझे तो बस उसके अस्पताल आने के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आया। मैं इन सब का साथ नहीं दे रहा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो अस्पताल के कमरे से बाहर निकला तो वहीं हिजर भी उसके पीछे आया, क्योंकि वो अपनी मौत वैसी नहीं चाहता था जैसे उसने लैला को उसकी मौत बताई थी। क्या आप लैला को वाकई वैसे मारने वाले हो? मासूमा ने पूछा। वो उससे ज़्यादा बात नहीं करती थी, उससे दूर दूर ही रहती थी, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो उसे मज़ीद डर लगने लगा था। लेकिन हिजर ने अस्पताल के कमरे से बाहर निकलकर उसे साथ आने का इशारा किया तो वो भी साथ चलती पूछने लगी। तुम्हारे बाबा को ऐसे ही मारा गया था। उन्हें भी जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया गया था। मैं नहीं जानता जिंदा इंसान ज़मीन के अंदर कैसा महसूस करता है, लम्हा लम्हा सांस रखते हुए कैसा महसूस होता है। उस दिन मुझे गोली लगी थी और हम जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोंपड़ी में थे। जब बाहर से जानवरों की ऐसी खतरनाक आवाज़ें आ रही थीं, उन लोगों ने पहले तुम्हारे बाबा को ज़मीन के अंदर दफन करके उन्हें मारा और फिर बाद में जंगली जानवरों ने उनकी लाश को ज़मीन के अंदर से निकाल कर। सदीक उसके लिए अजीज था। वो आगे कुछ बोल नहीं पाया। मुझे यकीन है कि तुम बहुत मजबूत हो लड़की। उसके सर पे हाथ रखता बाहर निकल गया, जबकि अपने बाप की बेबस मौत पर वो आंसू बहाती वहीं बेंच पर बैठ गई। डेविल, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आज, लेकिन फिर अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो प्लीज़ वसीम और राशिद का भी हल निकाल दो। वो लोग उस वीडियो को डिलीट करने पर राज़ी नहीं हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि वो किसी डेविल से नहीं डरते। तो चलो फिर उन्हें डराते हैं। मैं रूह के साथ एक पुरसुकून वक्त गुजारना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी से जल्दी सारे काम ख़त्म कर देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं रूह को अपने साथ कहीं बाहर लेके जाना चाहता हूँ, तो टिकट्स का इंतज़ाम कर दो, लेकिन रूह के असल नाम पे। मैं तब तक अपने सारे काम निपटा डालूँगा। तुम्हारे पास बस उतना ही वक्त है पासपोर्ट बनवाने के लिए। ठीक है, मैं कर दूँगा। डेविल, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अलग है। क्या रूह उस ज़िंदगी से कॉम्प्रोमाइज़ कर पाएगी? मेरा मतलब है तुम उस लड़की के लिए ज़रूरत से ज़्यादा ही पोसेसिव होते जा रहे हो। मुझे लगा था ये वक्ती एहसास है, लेकिन तुमने उससे शादी कर ली। लेकिन जब से उसे ये सब पता चलेगा, मेरा मतलब है कौन बताएगा उसे? यारम ने उसकी बात काटी। डेविल, ये छुपी हुई बात तो नहीं है, बहुत लोग जानते हैं। अगर लैला नहीं तो कोई और सही। मैंने कहा ना, जो भी मुझसे मेरी रूह को अलग करने की कोशिश करेगा, मैं उसकी रूह निकाल दूंगा। तुम बेफिक्र हो जाओ, इतनी हिम्मत किसी में भी नहीं है। मुझे वसीम और राशिद से मिलना है। वो हिजर से मज़ीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था।
वो हिजर के साथ वसीम और राशिद के ठिकाने पर आया था। शारिफ आना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर था। शारिफ का कहना था कि लैला के साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लैला को अपनी भाभी मान चुका था। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ना थी कि वो डेविल के सामने भी ऐसा कहता, इसलिए शराफत से उनके साथ आ गया। देखो, मैं तुम दोनों को पहले से बता रहा हूँ, अगर कत्ल करने का इरादा है तो मैं अंदर नहीं आऊँगा। मैं इन गुनाहगार आंखों से कत्ल नहीं देख सकता। वो ये नहीं कह सकता था कि ऐसे ही डेविल के मारने के अंदाज से डर लगता है, लेकिन डेविल की घुरी ने उसे अंदर आने पर मजबूर कर दिया। बाहर उनके आदमी अपने अपने काम में मसरूफ थे। वो सीधे उनके ऑफिस में आए और सामने की कुर्सी पर बैठे। अगर तुम लोग फिर से उस वीडियो के लिए आए हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि वो वीडियो डिलीट नहीं होगा। जिस तरह से तुमने वासिक मलिक को मारा है, इतना कमज़ोर हमें मत समझना। वसीम बैठते हुए बोला, अरे, हमने तो वीडियो का जिक्र भी नहीं किया। बैठो, हम आराम से बात करते हैं। ईसर ने कहा। वैसे अगर तुम हमें नाइट सिटी वाला एरिया दे दो तो हो सकता है वो वीडियो डिलीट करने के बारे में हम सोचें। उसने नाइट सिटी एरिया का नाम लिया जो कि डेविल के कब्जे में था। मुझे मंजूर है, वो वीडियो डिलीट करो। डेविल ने कहा। वसीम ने फातिहाना नज़रों से राशिद की तरफ देखा। पहले इन पेपर्स पर साइन करो। वो सारी तैयारी किए बैठे थे। डेविल पेपर उठाकर देखने लगा। शारिफ, वसीम राशिद का ऑफिस देखो कितना अच्छा है। ईसर ने शारिफ को मुहातिब किया, जबकि वो सोच रहा था ये फजूल में क्यों बोल रहा है। इससे कई गुना ज़्यादा हमारा ऑफिस अच्छा है क्योंकि वो सोन प्रूफ है। शारिफ ने जितलाना ज़रूरी समझा। उनका ऑफिस शारिफ ने खुद डिज़ाइन करवाया था और इस मामले में वो बिल्कुल उर्दू जैसा था, जो अपनी चीज़ को नंबर 1 समझता था। हमारा ऑफिस भी सोन प्रूफ है। राशिद ने एक स्टाइल से कहा। थैंक यू, बस इतना ही जानना था। उसके साथ ही फुर्ती से टांग घुमाते शारिफ ने एक किक से राशिद को ज़मीन पर गिराया, जबकि दूसरे को हिस्सा संभाल चुका था। डेविल, ये धोखा है, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। राशिद चिल्लाया था। छोड़ो इन सब बातों को, मैं तुमसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, क्या तुम लोग वीडियो डिलीट करना चाहोगे? और अगर तुम्हारा जवाब अब भी नहीं है तो इसके बाद मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ अपना काम करूंगा। डेविल उनके सामने बैठा हुआ बोला। नहीं, वो वीडियो हरगिज डिलीट नहीं होगा। वसीम चलाया। फाइन, अब मैं नहीं पूछूंगा। तुम वो डिलीट कर भी दो तो भी नहीं। डेविल ने अपनी जेब से एक प्लेट का पैकेट निकाला, जिससे देख शारिफ का मुंह बन गया। यार नहीं, हम वो एसिड थे साहब, क्यों लाए थे? शारिफ ने कहा। किस तरह मरना पसंद करोगे वसीम? तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। डेविल ने उसके सामने दोनों चीज़ों की तरफ इशारा किया। हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इनसे डर जाऊंगा? मुझे पता है तुम मुझे नहीं मारोगे। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो वीडियो तो डिलीट कैसे करवाओगे? वसीम हंसा था। उसकी हंसी ने जल्दी पे तेल का काम किया। डेविल ने उसका जबड़ा पकड़ा और तेजाब की शीशी उसके मुंह में उंडेल दी। मुझे सीरियस मौजू पे हंसने वाले लोग जहर लगते हैं। वो इतनी जोर से दौड़ा था कि साथ खड़ा राशिद कपकपाने लगा, जबकि वसीम के चेहरे पर छाले फूटने लगे। उसकी सारी नसें खुल चुकी थीं। शारिफ से मजीद बर्दाश्त न हुआ। उसे उबकाइयाँ आना शुरू हो गई। वो राशिद को वहीं फेंकता वहां से बाहर की तरफ भागा। हाँ राशिद, तुम्हारे पास भी दो ऑप्शंस हैं। तुम किस तरह से मरना चाहोगे? उसे वही दो चीज़ें अब उसके सामने रखी। राशिद ने बेबसी से हिस्से की तरफ देखा, जो कह रहा था कि तेजाब से मरो, क्योंकि ब्लेड से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। उसे राशिद का जबड़ा पकड़ा जब उसका फ़ोन बजने लगा। फ़ोन पर जगमगाता नाम देखकर उसके गाल पे डिंपल नुमाया हुए सारा गुस्सा झाग की तरह बैठा था। उसने इशारे से हिस्सर को राशिद का मुंह बंद करने को कहा और खुद गहरा सांस लेकर फ़ोन अटेंड किया। हाँ जान, बहुत मिस कर रही हो मुझे। लहजे में दुनिया जहाँ की मोहब्बत सुमोकर बोला। मिस नहीं कर रही, बस पूछ रही हूँ कि क्या बनाऊँ। रू शर्माते हुए बोली। कुछ मत बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। हम साथ बाहर लंच करेंगे। तब तक तुम तैयार हो जाओ। अगले 15 मिनट में मैं तुम्हारे पास हूँगा। ठीक है, जल्दी आइएगा। ओके जान, मैं बस अभी पहुँचा। फ़ोन बंद करके जेब में रखते ही गाल पे डिंपल गायब हो चुके थे। एहसान मानो मेरी बीवी का, जिससे तुम्हें जीने के लिए 2 पल और दे दिए। अब बताओ किस तरह से मरना पसंद करोगे? डेविल, मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे बख्श दो। वो रोते हुए उसके पैरों में गिरा। हेजर, मैं इस तरह के केसेस में ब्लेड इस्तेमाल करता हूँ। वो बख्शने के मूड में ना था। नहीं डेविल, मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ डिलीट करवा दूंगा। वो रोते हुए बोल रहा था। तुम्हें उस शख्स का वास्ता जिसे तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो, तुम्हें तुम्हारे अपनों का वास्ता, खुदा के लिए मेरे बच्चे हैं, वो यतीम हो जाएंगे। मुझे माफ़ कर दो,
मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हेजर, इसे डिटेल लेकर सब कुछ डिलीट करवा दो। बस इतना कहकर वो बाहर निकल गया, जबकि हिस्सा परेशान हो चुका था क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई मौत के मुंह से बच गया हो। डेविल की अदालत में ये लोग अक्सर मौत के घाट उतरते थे। वो कब से बाहर खड़ा हॉर्न बजा रहा था और रू को फ़ोन पर पहले ही अपने आने की खबर दे चुका था, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं थी और यारम को इंतज़ार करने की आदत ना थी। वो तेज़ी से भागती हुई बिल्डिंग से नीचे आई और आकर उसके साथ गाड़ी में बैठी। रू, ये क्या तरीका है? मैं कब से तुम्हारा यहाँ खड़े इंतजार कर रहा हूँ और तुम ऊपर आराम से तैयार हो रही हो। मैं तैयार हो रही थी, अब तैयार होने में वक्त तो लग ही जाता है। रू ने मुंह बनाकर उसकी डांट सुनी। बिल्कुल भी नहीं रू, तुम्हें वक्त की कदर नहीं है। तुम्हें वक्त की कदर होनी चाहिए। तुम्हें पता है इस थोड़ी देर में मैं कितने काम निपटा सकता था। और तुम इतने वक्त से ऊपर क्या कर रही थी? मैं तुम्हें वहां से फ़ोन करके बता चुका था कि मैं घर आ रहा हूँ। और तुम कौन से वो फैशनेबल लड़कियों की तरह मेकअप करती हो? फिर तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? शारम एक एक सेकंड का हिसाब मांग रहा था। आपने देखा नहीं, लेकिन मैंने मेकअप किया है। रू मुंह बनाकर बोली। हाँ बिल्कुल, मुझे नज़र आ रहा है। तुम्हारी आंखों में काजल है और लबों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है। लेकिन मोहतरमा, इसे मेकअप कोई नहीं कहता। क्या मतलब? क्यों नहीं कहता? मैंने इतनी मेहनत से लगाया है। अब मैं मारिया आपी की तरह प्रोफेशनल तो नहीं हूं ना। आपको पता है, मेरी आपी इतना अच्छा मेकअप करती हैं। उन्होंने पूरा कोर्स किया है, पूरा बंदा बदल देती हैं। रू ने खुशी से चहकते हुए बताया। आज से ज़्यादा उसे कभी मारिया के इस कोर्स की खुशी ना हुई थी। ओ प्लीज़ यार, मैं तुम्हारा मारियानामा नहीं सुनना चाहता हूँ। तुमने मुझे इतना इंतज़ार करवाया, उसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। शारम सीरियस अंदाज से बोला। सज़ा? आप मुझे सज़ा देंगे? रू को सदमा हुआ। और नहीं तो सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, ताकि आइंदा तुम ये गलती बिल्कुल ना करो। यारम ने झुककर उसके लबों पर अपने होंठ रखे। रू का चेहरा पल में सुर्खी झलकने लगा। हम गाड़ी में हैं। रू ने याद दिलाना जरूरी समझा। हाँ, इसीलिए कम सज़ा दी है। अगर घर में होते तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। हम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, उससे मुंह बनाकर कहा, जबकि नसें मिलाना और मुश्किल हो चुका था। हाँ, मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ और घर वापस आने के बाद मुझसे अच्छा होने की उम्मीद भी मत करना। उससे तहे दिल से उसका लगाया इल्ज़ाम कबूल किया। वो उससे पहले शॉपिंग मॉल लेके आया और उसके लिए उसकी जसामत के हिसाब से कपड़े लेने लगा। अरे, मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं और कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। आप क्यों बेकार में अपने पैसे बर्बाद कर रहे हैं? रू को बेकार में इतना कुछ खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। बेबी, तुम पे खर्च करने से मेरे पैसे बर्बाद नहीं होते। तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ। मेरा सब कुछ तुम्हारा है। उसके गाल पे चुटकी काटते हुए कहा। फिर शॉपिंग में मसरूफ़ हो गया। उससे सब कुछ अपनी पसंद का लिया। इस बैग का मैं क्या करूँगी? मैं नहीं उठाती ये पर्स वगैरह। मत उठाओ, लेकिन पास होना चाहिए। उसे उर्दू की शॉपिंग का ज़्यादा तजुर्बा ना था। उसके हाथ में जो आ रहा था वो खरीदे जा रहा था। मैं इसे कहीं रख के भूल जाऊंगी। रू ने अपना मजाक उड़ाया। हाँ, ये भी अच्छी बात है। तुम ऐसा करो, तुम मुझे अपने कार रख लो। तुम जहाँ चाहोगी मैं इसे उठाकर पीछे पीछे आऊँगा। यारम, आपको क्या हो गया है? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। शारम की इस तरह की बातें रू को कंफ्यूज कर रही थी। दीवाना हो गया हूँ तुम्हारा। तुम्हारा साया बन के रहना चाहता हूँ। उफ, ये शख्स इजहार के मामले में कितना अमीर था। बात बात पर अपने दिल की बात उससे कहता था। रूह, अगर तुमने नाखून खाने ना छोड़े तो मैं तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। यारम, उससे जब भी कोई ज़ोमैनी बात करता है वो अपने नाखून खाना शुरू कर देती है, जबकि यारम को उसकी आदत से चिढ़ होने लगी थी। मैं नहीं खाती, ये तो खुद ही मुंह में आ जाते हैं। वो मासूमियत से बोली। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे नाखूनों की तो टांगे हैं जो अपने आप चलकर तुम्हारे मुंह तक आ जाती हैं। आज के बाद तुम्हारे हाथ तुम्हारे मुंह में देखा, तुम्हारा हाथ काट दूंगा। धमकी देता उसका हाथ पकड़कर आगे चल दिया। आप मेरे हाथ काट देंगे? रू आंखें पटपटाती पूछने लगी। यारम ने घूर कर देखा। मतलब, अगर आप मेरे हाथ काट देंगे तो मैं खाऊंगी कैसे? काम कैसे करूंगी? खाना कैसे बनाऊंगी? मैं हूं ना, अपनी बेबी के सारे काम अपने हाथ से करूंगा। अगर आपको मजीद एतराज ना हो तो हम लंच कर लें। यारम फिर से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चलने लगा। हाँ चलें, वैसे भी आपकी जायहाना बातें सुन सुनकर मेरे पेट के चूहे भी खुदकुशी कर लेंगे। और अगर मैं सच में ऐसा जारहाना निकला तो? यारम एकदम सीरियस हुआ। तो मैं भाग जाऊंगी। रू हंसकर बोली। भाग कर दिखाना, जान ना निकाल दी तो कहना।
हाथ की गिरफ्त सख्त हो चुकी थी, लेकिन रूह कुछ नहीं बोली, बस उसके साथ चलती रही। शायद यारम को ये बात पसंद नहीं थी कि वहाँ से दूर जाने की बात करे। दोनों ने होटल में लंच किया। यारम ने उसकी पसंदीदा डिश मंगवाई। वो आराम से खाना खा रहा था, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, उसे मुकम्मल नज़रअंदाज कर चुका था। यारम, आप नाराज़ हैं? रूह जो कब से नोट कर रही थी कि वो उससे बात नहीं कर रहा, पूछने लगी। हाँ। वो मुख्तसर सा जवाब देकर खाने खाने में मसरूफ़ हो गया। सॉरी यारम, मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझसे नाराज़ ना हो। रूह ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। ठीक है, मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ। यारम ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए कहा। रूह ने एक नज़र पूरे होटल में डाली, जो लोगों से भरा हुआ था। यारम, यहाँ सबके सामने? वो आंखें निकालकर उससे देखने लगी। क्यों? बीवी हो मेरी, सबके सामने खिलाने में क्या प्रॉब्लम है? आप घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। रूह ने हार मानते हुए कहा। यहाँ क्यों नहीं? अगर मुझे राज़ी करना चाहती हो तो यहीं सबके सामने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ। यारम प्लीज़ ऐसे मत करें, रूह ने मिन्नत करते हुए कहा। ठीक है, तुम मुझे नाराज़ ही रहने दो। यारम ने नाराज़गी से चेहरा फेरा, जबकि डिम्पल साफ शरारत की गवाही दे रहा था। लेकिन रूह को होश ही कहाँ था डिम्पल का। वो तो बस उसकी नाराज़गी का सोचकर परेशान हो रही थी। थोड़ी देर के बाद आगे उससे हार मान ली और अपने हाथ से निवाला बनाकर उसकी तरफ किया, जो यारिम ने मुस्कुराते हुए खाया। लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसे मज़ीद शरारत सूझने लगी। बेबी, क्या कर रही हो यार, लोग देख रहे हैं। वो शरारत से बोला। रूह ने घूरकर उसकी तरफ देखा। वो उसी की बात मान रही थी और अभी मज़ीद नखरे दिखा रहा था। आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, रूह ने मुंह बनाकर कहा। तो यारम का कहका बुलंद हुआ। रूह के सामने पहली बार यारम इतना खुलकर हंसा था। मगर तुम बहुत अच्छी हो। उसने प्यार से उसका गाल छुआ। आपकी डिम्पल से बिल्कुल प्यारे नहीं हैं और आप मुस्कुराते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, रूह ने मज़ीद मुंह बनाकर कहा। ओए, मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे डिम्पल्स के बारे में कुछ मत बोलना। मेरी बीवी मरती है इन पर। यारम ने आंख दबाते हुए कहा। आपकी बीवी भी बुरी है, आप भी बुरे हैं, आपके डिम्पल्स भी बुरे हैं और आप हंसते हुए अच्छे नहीं लगते। रूह को ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन इस तरह से गुस्सा निकालती हुई यारम को बहुत क्यूट लग रही थी। वो उसकी मासूम बातें सुनकर हंस रहा था, जबकि दूर कोई था जो उनकी इस हंसती खेलती जिंदगी को देखकर खुश नहीं था। आने वाला वक्त उनके लिए बहुत कुछ चला रहा था, जिसके लिए यारम तैयार था, लेकिन रूह नहीं। शारफ अभी अभी ऑफिस में आया था। देखा तो लैला बैठ के रो रही थी। उसे हंसी भी आ रही थी और वो लैला के लिए परेशान भी था, लेकिन लैला की हालत देखकर उसे पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था। ठीक है, लैला डेविल से प्यार करती थी, बल्कि करती है, लेकिन डेविल ने तो उसे कभी नहीं कहा था कि वो उसके लिए ऐसे जज्बात रखे। ये उसकी उदास सा मोहब्बत थी। लैला, क्यों रो रो कर हलकान हुई जा रही हो? बस कर दो, अपने आगे पीछे देखो, यहाँ बहुत लोग हैं मोहब्बत के काबिल। तुम तो एक ही इंसान से दिल लगाकर रोने बैठ गई हो। मुझे देखो, मैं तो हर इंसान से मोहब्बत करता हूँ जो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझे एक बार ठुकरा दे, मैंने दोबारा उसकी तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखा। शारफ ने अपनी मसाल दी। अक्सर लड़कियां उसे अपने पास बुलाती थीं और वो खुशी खुशी सबके पास जाता था, और जो लड़की उसकी तरफ से मुंह फेर लेती वो उसकी तरफ देखता तक नहीं था। 25 साल का ये लड़का ना सिर्फ बहुत खूबसूरत था, बल्कि बहुत शौक तबीयत रखता था। लेकिन ये बात लैला के लिए कोई अहमियत न रखती थी, क्योंकि वो शारिफ की तरह वक्ती मोहब्बत नहीं करती थी। वो डेविल को दिल और जान से चाहती थी, लेकिन डेविल ने उसकी जगह किसी और को दे दी। उसका दिल चाहता था कि वो रूह को जाकर सब कुछ बता दे, लेकिन जिस तरह से डेविल ने उसकी मौत का नक्शा खींचा था, वो ये सोचकर भी काम चाहती। अच्छा यार, रोना धोना बंद करो, मैं बहुत दिनों से बोर हो रहा हूँ, मुझे कोई चैलेंज दो। वो उसे बातों में लगाने लगा। शारिफ अक्सर जब बोर होता तो लैला और हिजर उसे ऐसे चैलेंज देते थे जिन्हें हर हाल में करते हुए वो अपनी बोरियत दूर करता था। तुम्हें चैलेंज पूरा करना है ना? मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ। तुम्हें डेविल के फ्लैट में जाना होगा, और वो भी डेविल को बताए बगैर, वो भी अकेले, और उसके घर जाके उसकी बीवी को बताओगे कि लैला, ये नहीं कि मैं उसकी बीवी से कहीं दर्जे ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी हूँ। दिमाग खराब हो गया है, डेविल मेरी जान निकाल देगा। शारिफ अच्छा हादसा बौखला गया। क्यों, तुम्हें चैलेंज चाहिए था? मैंने तुम्हें चैलेंज दे दिया। अब तुम डेविल को बताए बगैर उसके घर जाओगे, और उसके बाद जब मैं उसे बताऊंगी कि तुम उसके घर में हो,
तो वो तुम्हारी बोरियत बहुत अच्छे तरीके से दूर करेगा। लैला जो कब से उसकी बातें सुन रही थी, अपनी टेंशन भुलाकर उसे चैलेंज देने लगी। शारिफ का हमेशा से एक रिकॉर्ड था, वो जो भी चैलेंज लेता उसे पूरा करना चाहता, किसी भी कीमत पर। और अब तो लैला को उसे खुद कहकर ये चैलेंज लिया था। उसे तो अब इस चैलेंज को किसी भी हाल में पूरा करना था। वो अपना सारा काम निपटा कर अपने रूम में रेस्ट करने आई थी। यारम ने उसके नौकर का इंतज़ाम करने के लिए कहा, लेकिन उसे साफ इनकार कर दिया। उसके आने से पहले भी यारम सारे काम खुद करता था। उसे तो वैसे भी काम करने की आदत थी। अगर ये सारे काम करने के लिए भी कोई नौकर आता तो उसके लिए करने को कुछ नहीं बचता। और घर में काम ही कितना था, सारा काम निपटा कर वैसे भी वो कितनी ही देर फारिग बैठी रहती। अभी वो सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में आई थी जब दरवाज़ा बजा। टाइम देखा तो दोपहर का 1 बज रहा था। यारम का तो अभी फ़ोन आया था, वो अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो फिर कौन हो सकता है दरवाजे पर। यारम ने इस तरह से किसी के लिए दरवाज़ा खोलने से मना कर रखा था। रू दरवाजे के करीब आकर पूछने लगी, कौन है? तो बाहर शारिफ बोला, अरे शारिफ भाई। रू खुश दिली से उसे खुशामदीद करने लगी। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ लड़की। वो कहता हुआ अंदर आकर बैठा। जी कहें, क्या कहने आए हैं? किसर तो उसे बिल्कुल अपनी किसी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता था, लेकिन ये शारिफ काफ़ी नकचिड़ा था। वो उसे सीधे मुंह बात नहीं करता था और आज उससे मिलने चला आया। हाँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि लैला तुमसे अच्छी और तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसे जल्दी जल्दी चैलेंज खत्म करके यहाँ से निकलना था। ये तो मुझे भी पता है कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छे का तो नहीं कह सकती, मैं उनके पास ज़्यादा देर तो नहीं रही, लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। रू ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो लड़की, ये सारी मीठी मीठी बातें ना तुम सिर्फ भाई के सामने किया करो, मेरे सामने नहीं। आज फिर उसे अचानक ही याद आ गया कि डेविल उसके भाई जैसा है, या शायद उसे बताना चाहता था कि डेविल की उसकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। खाना खाया आपने? रू पूछने लगी। नहीं, अभी नहीं खा पाया, अभी जाके खाऊंगा। हाँ, चाय ले आओ तुम। उससे कहा, डेविल के घर में कभी खाने पीने को कुछ नसीब हुआ था जो उम्मीद रखता। हाँ, लेकिन जब से ये लड़की आई थी उसके हाथ का मज़े मज़े का खाना दूसरे तीसरे दिन नसीब हो जाता। लेकिन फिर नखरा दिखाना भी तो ज़रूरी था। आखिर लैला का दोस्त था और उसे लैला का ही देवर बनना था। और उसका दिल भी तो कहता था कि लैला उससे अच्छी और उससे ज़्यादा खूबसूरत है। ये बात अलग थी कि वो ये बात बताने के लिए कभी यहाँ ना आता। रू मुस्कुराते हुए उसके लिए खाना लेकर आई। आप आराम से खाना खाएं, फिर मैं आपको चाय बना के दूंगी। खाली पेट चाय नहीं पीते। शारिफ को इस वक्त बहुत भूख लगी थी, इसलिए सारे नखरे एक तरफ रखकर खाना खाने लगा। अब यारों को पता लगने से पहले उसे कुछ न कुछ खाने को तो नसीब हो ही चुका हो था, वरना क्या पता शारम सजा के तौर पर उसे कैदखाने में डाल देता। शारिफ में बचपना था और छोटा होने की वजह से अक्सर गलतियां कर जाता था, जिसकी सजा के तौर पर डेविल उसे कैदखाने में डालता और वहाँ उसे पतली दाल और रोटी के साथ खाना खाने को मिलता। और सामने रखी चिकन कढ़ाई उस पतली दाल रोटी से तो अच्छी ही थी, बल्कि बहुत मज़े की भी थी। तुम मेरी शक्ल देखना बंद करो, जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। उसने ऑर्डर दिया था, जैसे सामने रू नहीं बल्कि कोई वेट्रेस खड़ी हो। चलो, आज यारम के आज तक दी गई सजा का बदला वो रू से ले रहा था। ये बात अलग थी कि अगर यारम को इस बारे में पता चल जाता तो वो उससे उल्टा लटकाने में एक सेकंड न लगाता। अच्छी लैला है, खूबसूरत लैला है, और चाय लेकर मैं आऊँ। रू जो कब से उसके नखरे बर्दाश्त कर रही थी उसके सामने आकर बैठ गई। वो तो चाय की उम्मीद लिए बैठा था, अचानक उसे घूरने लगा। तुम भी अच्छी हो तो चाय तो दे ही सकती हो। शारिफ ने मासूमियत से कहा। वो चाय का आशिक था और चाय के लिए तो वो कुछ भी कर सकता था। मैं भी अच्छी हूँ या मैं ही अच्छी हूँ? वो दोनों हाथ सीने पर बांधे उससे पूछ रही थी। चाय के साथ पकोड़े भी मिलेंगे? उसे जांचती नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ, ज़रूर मिलेंगे। तुम लैला से ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा अच्छी भी हो। शारिफ किसी रिपोर्ट की तरह बोला था। रूकी तो हंस से निकल गई। और अगर तुम मुझे चैलेंज करोगी तो ये बात लैला के मुंह पर जाकर कहूँगा। मैं आपको ऐसा चैलेंज क्यों दूंगी? रू ने कन्फ्यूज होकर पूछा। क्योंकि सब मुझे चैलेंज देते हैं, जिन्हें मैं पूरा करता हूँ। हमारी ज़िंदगी में ना हर किस्म के चैलेंज के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी हमें कोई भी टास्क दे सकता है। डेविल कहता है हमें हर किस्म की सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये ज़िंदगी है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी मुझे चैलेंज करता है ना, उसका चैलेंज हर कीमत पर पूरा करता हूँ।
तो ये बात है, फिर तो मैं भी आपको एक चैलेंज दूंगी। ठीक है, इसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझे एक बात बतानी होगी। मैं अच्छा हूँ या हिजर? शारिफ को आज पहली बार ये लड़की इतनी बुरी ना लगी थी। शायद आज से पहले वो उसे लैला की नजरों से देखता था। आपसे तो कभी तफसीली बात ही नहीं हुई। हाँ, हिजर भाई बहुत अच्छे हैं। उसे दिल से तारीफ की। मतलब हिजर मुझसे ज़्यादा अच्छा है? शारिफ ने मुंह बनाकर कहा। पानी पूरी खाती हो तुम? शारिफ अपनी फेवरेट लिस्ट में शामिल हुए लोगों को अक्सर अपने पैसों से पानी पूरी खिलाता था। क्या? पानी पूरी यहाँ दुबई में? वो तो खुशी से बेहोश होने वाली थी, जबकि पानी पूरी का नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया था। हाँ, मैं तुम्हें ला कर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं सब कुछ करूंगी जो आप कहेंगे, रू ने खुशी से चहकते हुए कहा। लड़की, पहले बात तो सुन लो। शारिफ ने उसे हवाओं में उड़ने से पहले ही खींचकर जमीन पर ला पटका। तुम्हें अपने प्यारे लाडले भाई हिजर के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़कर चिल्ला चिल्लाकर 5 बार कहना होगा कि शारिफ हिजर से बेहतर है। हिजर एक नंबर का लोफर है, शारिफ का कभी मुकाबला नहीं कर सकता। शारिफ ने छुपा छुपा कर कहा। इसके बदले मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 5-5 प्लेट पानी पूरी की ला कर खिलाऊंगा। और अगर आराम से कहूँ तो एक प्लेट मिलेगी क्या? रू ने मासूमियत से पूछा। हाँ प्यारी बहना, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिजर के कान में कहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाज़ा बजा और दोबारा इतने जारहाना अंदाज से बजा कि दोनों अपनी जगह उठकर खड़े हो गए।